स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया के एक नए प्रयास बातें बाजार की पर। जी हां साथियों, ये स्टेटमेंट लंबा है, धीरे धीरे इसे हम शॉर्ट करते हुए आप सभी तक BBK तक ले आएंगे। जी हां, आपको 12 लगातार जो प्रयास कराए जा रहे हैं वो हैं बातें बाजार की के। आपके भीतर एक ऐसा प्रयास विकसित करने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते आपकी अर्निंग्स कैसे बढ़ें, आपकी अर्निंग्स कैसे शुरू हों, आप जो कमा रहे हैं उससे बचत के कैसे रास्ते विकसित करें, इन सब पर आप ठहर कर चर्चा कर सकते हैं। आज के सेशन में जब मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं पैसे कैसे बचाऊं, तो आपका एक बहुत ही बट ऑब्वियस प्रकार का रिएक्शन होता है, पहले कमाने का तो तरीका बता दो, कमाना कैसे है, बचत तो बाद में कर लेंगे। बहुत सही, मैं आपको बताता हूं कि आप सभी इस समय कुछ ना कुछ प्रकार से फाइनेंशियली इन्वॉल्व हैं अपनी दिनचर्या में, बस आपको रियलाइज नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितने भी साथी मुझे इस समय सुन और देख रहे हैं, किसी भी वर्ग के, किसी भी एज ग्रुप के, कैसे भी हैं, उन सबका कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नाम पर संभव है कि उनके पेरेंट्स उन्हें फिलहाल जब वो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ खर्चा भेज रहे हो सकता है किसी को 5,000 रुपए महीने, किसी को 10,000 रुपए महीने, किसी को 2,500 रुपए महीने के नाम से ही सही, लेकिन उन्हें जेब खर्ची मिल रही हो। क्योंकि जब तक आप खुद के पैरों पर नहीं खड़े हैं, परिवार की जिम्मेदारी बनकर खड़े हैं, और परिवार की जिम्मेदारी में आपके लिए एक नियत धन उन्होंने निर्धारित कर रखा है। उसके बावजूद भी हमें यह लगता है कि जिस दिन मैं खुद से कमाऊंगा उसी दिन बचाऊंगा। भाई ये कैसी सोच है यार, मतलब ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि भाई मैं जिस दिन स्विमिंग पूल में उस दिन उतरूंगा जिस दिन मैं तैरना सीख जाऊंगा। मुसीबत यह है कि तैरना व्यक्ति पानी में गिरकर ही सीखता है या पानी में घुसकर ही सीखता है। अब हमारी ये जो सोच है ना कि मैं स्विमिंग सीख करके ही तालाब में उतरूंगा, ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम पानी का स्नान कर कर डूबकर ना करें। अब आप अपने आप को कहां रखते हैं, विचार करिए कि मैं सेविंग तभी करूंगा जिस दिन मैं खुद कमाना शुरू करूंगा। और मैं आपको क्या रियलाइज करा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी ऑडियंस के बारे में पता है, ये वो ऑडियंस है जिसके पास में कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के नाम पर घर वालों की जो मंथली आ रही है वो हो सकती है। कुछ बच्चे आप में से ऐसा हो सकते हैं जो बहुत ही नॉमिनल कोशिशें करके अपने लिए कुछ अर्न कर रहे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने जाते हो सकता है कोई कहीं कंटेंट का काम कर रहे हो सकता है घर वालों के किसी बिजनेस में हाथ बटा रहे हो सकता है कि वो अखबार डालने जाते हो सकता है दुकान पर किसी वेंडर का काम करते हो, कुछ भी संभव है। यानी कि मैं फिर आपको यह रियलाइज करा दूं, सबसे पहले आपको अपने ऊपर यह विश्वास हो कि हां मेरे तक पैसा आता तो है। आप संभव ही नहीं है। और अगर आप अचानक ये बोलते हैं गुरुजी एक पैसे से भी मेरी मुलाकात नहीं है, मैं समझ नहीं पाता, मेरे पास आता ही नहीं है पैसा दो, तो मैं आपकी इस बात को सुनने से पहले ही खंडित कर देता हूं, गलत डिक्लेयर कर सकता हूं। क्योंकि अभी आप जिस भी मोबाइल पर मुझे सुन रहे हैं वो किसी भी कंडीशन में 5,000 रुपए से कम का नहीं है, और आप जितना भी रिचार्ज डाला रहे हैं वो 200 रुपए माह से कम का नहीं है। यह प्रमाण है इस बात का, क्योंकि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, डेटा खर्च करके मिल रहा है, यानी इसकी भी आपने एक पेमेंट की है। मैं आपको यही रियलाइज करा रहा हूं, और अगर आपको यह रियलाइजेशन है तो निश्चित ही आपको अपनी हैबिट में ये जो सेविंग शब्द है ना, इसको डालना पड़ेगा। सेविंग जितनी है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उस सेविंग को इन्वेस्ट कहां करना है, यह काम तो बातें बाजार की करेगी आने वाले टाइम पर। आपको जो आपकी सेविंग्स हैं, चाहे फिर वो 100 रुपए की हैं, चाहे वो 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 15, 20 लाख जितनी भी है, उनको कैसे बड़ा बनाएं, वो तो इस चैनल का उद्देश्य है। लेकिन फिलहाल मैं आपके दिमाग में यह तो विकसित कर दूं कि आप भी सेविंग के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो बड़ा सवाल मैं अपने दिमाग में उन साथियों को रखकर सिद्ध कर रहा हूं जिन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, वो भी सेविंग शुरू कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या बात कर रहे हो, कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इससे पहले जब मैं इतनी राज की बात आपको बताने जा रहा हूं, आपसे इतनी तो अपेक्षा कर ही सकता हूं कि आप सेशन को शेयर करेंगे। चैनल आपका अपना है तो इसे लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे, आप भी सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो निश्चित ही जब आपने इतनी देर सुन लिया है तो लाइक कर देंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप अपनी तरफ से
एक सेविंग हमारे लिए भी करेंगे और वो है आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने की। चलिए तो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या कर सकते हैं आप, पैसे की बचत कैसे शुरू कर सकते हैं आप में से कुछ कहेंगे अजी जाइए सर थोड़ी देर में आप पिगी बैंक के बारे में ना बता दें कहीं, क्योंकि तस्वीर तो आपने गुल्लक की लगा रखी है, कहीं ये ना कह दें कि बच्चे अपने घर में जो भी बचे दूध से, जब दूध लेने जाओ 20 रुपए का तो उसका 18 की थैली आती है, 2 रुपए बचा के लाना, उसको जाकर के पिगी बैंक में डाल देना और उससे माचिस का डब्बा अगली बार खरीद लेना है, या फिर वो 2-2 बनकर जब 20 हो जाए तब दूध की एक थैली और पी लेना। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो खर्च कर रहे हैं ना, उस खर्च से भी आप बचत पैदा कर सकते हैं। साथियों, केवल अगर मैं आपको यह रियलाइज करा दूं कि आपने जितने भी पेमेंट्स थे अगर वो समय पर कर दिए, पेमेंट समय पर कर दिए, हो सकता है आपकी स्कूल की, आपकी कोचिंग की, आपकी नौकरी की, आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी, आपकी दुकान के, इन सब के किराए का भी अगर पेमेंट आप टाइम से करने लग गए, बिजली के बिल का अगर आप पेमेंट टाइम से करने लग गए तो भी आप बचत करने लग जाएंगे। आप सोचिए कि आप पेमेंट करके भी सेविंग करते हैं। आप पूछेंगे ऐसे कैसे संभव है? मैं बताता हूं। सामान्यतया जब आप बिजली का बिल चुकाने जाते हैं, या तो आप डेट पर होते हैं, ऑन डेट पर होते हैं, या आप भूल चुके होते हैं, जाने अनजाने में ही सही आपके पास में पेमेंट के साथ में कुछ ना कुछ पेनल्टी जुड़कर आ जाती है। एक हमारा केयरलेसनेस है, यानी एक हमारी ऐसी लापरवाही जिसके चलते हमको यह पता ही नहीं था कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कैलेंडर के अंदर तारीखें डाल सकते हैं कि भाई इस दिन मुझे ऐसा करना है? क्या हम कैलेंडर के नोट शीट का उपयोग करना जानते हैं कि हमारे इस दिन से पहले ही हमें मैसेज आ जाएगा? या हम अभी तक यूपीआई का यूज कर रहे हैं, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे का उपयोग कर रहे हैं, उनमें ऑटोमेटेड पे का ऑप्शन आता है, क्या हम ये कर सकते हैं? ये सब वो चीजें हैं जिन्हें जो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेविंग बढ़ाना सिखाती हैं। यानी आपके पेमेंट्स भी, यदि आप कमाते नहीं हैं, घर वालों की मदद से ही पैसे खर्च करते हैं, तो भी आप अपने पेमेंट्स को टाइम पर करके पेनल्टी नामक चीज से बचते हैं, वो भी एक सेविंग है। तो सेविंग के कई रूप हैं, हम आपको एक एक करके सब पर लेकर चलते हैं। सेशन छोटा और प्यारा रहे, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि जल्दी से सेशन को साझा कर दें और इस बात को हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है, यदि आप थोड़ा भी अपना इतिहास याद रखते हैं, जो पीछे बीता, अगर कोरोना आपको कुछ भी यादें देकर गया है तो मैं आपको कुछ यादें दिलाना इसलिए चाहता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाएं चीजों को। अचानक कोरोना का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, सब लोग एकदम हैंड टू माउथ स्थिति में आ गए। यानी जो व्यक्ति रोजाना कमाने जाता था 10,000, 20,000, 100,000, जो जितना भी कमा रहा था, वो कमाने के नाम पर उन पैसों को खर्च भी कर देता था। मकान की ईएमआई में, गाड़ी की ईएमआई में, महंगे फोन के अंदर, घर के अंदर कोई सामान ले लिया उसके अंदर। जब कोरोना आया, अचानक नौकरी गई, तब रियलाइज हुआ कि क्या करें। मैं ऐसे मेरे कई साथियों को जानता हूं जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस चलाया करते थे और उन्होंने अपने खर्चे अपने इंस्टीट्यूशंस के फर्नीचर बेचकर निकाले हैं। कांट यू बिलीव? और अगर आप नहीं जानते तो ऐसे लोगों से जाकर मिल लीजिएगा। आपको बहुत से ऐसे लोग इस समय मार्केट में मिल जाएंगे जिन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए ऑनलाइन, जो मतलब जितना भी कारोबार ऑनलाइन करना था किया, जितना हो पाया ठीक है, नहीं हो पाया तो उन्होंने अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए अपने संस्थान के जो मतलब यूटेंसिल्स थे, जिनको कहते हैं बर्तन बिक जाना, जिन्होंने अपनी बेंचेस बेच दी, किसी ने अपनी बोर्ड्स बेच दिए, किसी ने अपने कंप्यूटर एक्स्ट्रा थे वो बेच दिए ताकि किराया निकलता रहे। आप विचार करिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग की कितनी बड़ी लूपहोल है। और मैं अकेला नहीं हूं इस तरह के गवाह बनने वाला। आप में ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी चीजों को जीवंत देखा है। और साहब, परिस्थितियां बिगड़ती हैं ना तो कहकर नहीं बिगड़ती हैं। यानी आज हम स्वस्थ हैं, आज हम आपके सामने हैं, लेकिन कल का क्या हो जाए किसी को पता थोड़ी है। और जब कल क्या हो जाए जब नहीं पता है तो हम क्या करें, इसकी तैयारी आज ही होनी है। आज ही हमें अपने उन हिस्सों को पहले से ही सेटल रखना है। जैसे अगर आप थोड़ा भी अर्न कर रहे हैं, थोड़ा भी, मैं ये मानता हूं कि एक उम्र के बाद हर बच्चे को अर्न करने में उतर जाना चाहिए। वो बात दूसरी है कि वो कंपटीशन की तैयारियों में सामान्यतया अर्निंग को सेकेंडरी स्टेज पर मानता है कि जब सरकारी लगेगी तभी कमाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कमाता है तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है ना, एक है हर व्यक्ति के पास में जो मरणोपरांत पॉलिसी का पैसा मिलता है, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। बहुत ही नॉमिनल ईएमआई पर मिलता है क्योंकि कम उम्र में आप उसे लेते हैं। कोई बच्चा अभी 20 से 25 साल की उम्र में अगर है, उसे संभव है कि 1 करोड़ रुपए तक का या 50 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस महज 5-10 हजार रुपए सालाना की कीमत पर मिल जाए।
5-10 हजार रुपए वो सालाना देगा और जितना जिंदा है तब तक देता रहेगा। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें पूरा भर के वो पैसा मिलता है। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? बोले सर आप अशुभ अशुभ क्यों बोल रहे हैं? अशुभ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपकी चिंता से फ्री करने की कोशिश कर रहा हूं। हम जब भी कुछ करते हैं भविष्य की प्लानिंग में, हमारे अनसर्टेनिटी जब हमें तोड़ने लगती है। आज आप सोचकर देखिए, कोरोना के नाम पर जिनके पास में जेब में पैसा था इलाज करा लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तो थे जिनके पास पैसा ही नहीं था घर में इलाज कराने का, जो डॉक्टर्स के पास जा तो रहे थे सिलेंडर के लिए लेकिन ऑक्सीजन की फीस नहीं दे पा रहे थे। तो क्या करें? दो तरीके होते हैं इस जगह भी। एक तरीका, नॉमिनल ईएमआई के साथ आप अपने लिए बहुत ही कम खर्च करके हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार भी आयुष्मान भारत के माध्यम से, या राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना के माध्यम से लोगों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। लेकिन फिर भी यदि ये योजनाएं ना भी हो, आप किसी ऐसे राज्य में हो जहां ये योजनाएं लागू ना हो, तो भी आप नॉमिनल खर्च करके अपने बीमार होने पर आपको एक साथ पॉकेट पर भार ना पड़े। एक समय था साथियों, जिस समय मुझे याद है अच्छे से, उस समय देश की हालत यह थी कि देश के अंदर जो अधिकांश लोग कर्जदार थे, बड़ी मात्रा में जो नंबर था, ज्यादा वैल्यू के हिसाब से नहीं, नंबर के हिसाब से, कि लाखों लोग कर्जदार हैं, उनके कर्जदार बनने की जो शुरुआत थी वो उनकी बीमारी पर हुई थी। उनके घर का कोई व्यक्ति किसी भीषण बीमारी में पीड़ित हुआ और पीड़ित होते ही उनके परिवारजनों को लोगों से उधार पैसा लेना पड़ा, क्योंकि मेडिसिन या फिर ऑपरेशंस बहुत महंगे हुआ करते थे, आज भी महंगे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाती है कि अगर 1-2 लाख रुपए का कहीं किसी सर्जरी के लिए खर्चा आ जाए तो आपको किसी से मांगना इसलिए ना पड़े, यार 2 लाख रुपए देना, मैं जब मेरे पास होंगे तब लौटा दूंगा। अब उस 2 लाख जो एकदम फटके आपके सामने आ गया, उसको चुकाने के लिए आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। जरा विचार करिए, ऐसे आपातकाल से बचने के लिए आपने पहले ही एक इंश्योरेंस ऐसा ले रखा था जो बहुत ही नॉमिनल दाम पर अवेलेबल था, 2-5 हजार रुपए सालाना की फीस पर अवेलेबल था, और जरूरत पड़ने पर वो आपको 2-5 लाख रुपए एक बार में दे गया। प्लानिंग नहीं है तो और क्या है? आप विचार करके देखिए कि आप अगर खुद नहीं कमाते हैं, आपके परिवार में तो कोई कमाता होगा, आप उन्हें सजेस्ट कर दें कि पापा अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लें तो एक बहुत मुसीबत से दूर हो जाएंगे, या फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस, आप सरकारी ले लीजिए जो लेना है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात समझकर देखिए कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, यही बचत है। कल को अचानक मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए कि आपके घर वालों को किसी ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, आप क्या करेंगे? अपने रिश्तेदार नातेदारों से उधार मांगेंगे। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि आज समझदारी दिखा के आप अपने पापा के साथ बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि पापा इतनी सारी कंपनियां हैं, कोई ना कोई इंश्योरेंस बेच रही है, एक बार बढ़िया सा रिव्यू देख लो, इनके रिव्यू के आधार पर इनका एक प्रोडक्ट परचेज कर लो। हो सकता है सालाना 5,000 रुपया हमारा जाए, लेकिन उस दिन जब हमें जरूरत पड़ेगी किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। ये समझदारी है जी, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये असल में बचत है। हम आगे वाले कर्ज को हम ये समझते हैं जिस दिन आग लगेगी उस दिन कुआं खोदेंगे, गलती है हमारी भाई। हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि ये जीवन है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह चल रहा है, मशीन में खराबियां आती हैं, गाड़ी पंचर होती है। हमारा सबका यहां लॉन्ग लास्टिंग कार्यकाल नहीं है। संभव है कि आज मैं आपके सामने स्वस्थ बोल रहा हूं, कल अचानक एकदम स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, कुछ नहीं पता भाई। ये जीवन बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हमारी वजह से लोग पीड़ित ना हो जाएं तो कुछ चीजें हमको करनी चाहिए, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण है। क्लियर? अब ये तो हो गई, मैंने एकदम एक्सट्रीम लेवल पर आपको डराने की बातें कर दी। अब उस डर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि हो सकता है सब में, आप में से कुछ लोग कहें भाई साहब डर से बाहर निकालो, अभी पढ़ने लिखने तो नहीं तो हम पता चले आज इसी नेपथ्य में चले गए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ नियम सिखाने जा रहा हूं जिनको आप अपने लाइफ स्टाइल में डाल करके अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। कुछ मिला के कुल लगभग 11 नियम हैं जिन्हें आप जीवन में यूज कर सकें। जैसे आप जब भी कोई काम करें सबसे पहले आप बजट तय कर लें। बजट तय करने से अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए आपको आज ये पता है कि मैंने, देखिए आपको याद होगा, अगेन मैं इस बारे में पोल करा के पूछ सकता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर हमारी टेक्निकल टीम लाइव हो तो उनसे निवेदन है कि वो पोल पर पूछें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पेन पेपर पर आज भी अपना हिसाब लिखते हैं। टीम केवल यस और नो में यह पूछ सकती है कि क्या आप अपना हिसाब, चाहे आप स्टूडेंट हैं, मैं अगेन बोल रहा हूं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, क्या आप अपना पेन पेपर पर हिसाब लिखते हैं? यस और नो में पोल पर पार्टिसिपेट कर दीजिए। झूठ मत बोलना, क्योंकि यह झूठ आपका अपने आप से होगा। यानी कि अगर आपने रोज एक चाय भी पी है तो क्या वो लिखी है? पता है आपको इस तरह के हिसाब से क्या फायदा होता है?
अगेन बचत होती है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इसमें कैसी बचत होती है? इसमें कैसी बचत होती है? आप एक महीने का जो आपका बजट घर वालों ने दिया, अगर मान लीजिए 5,000 रुपए महीने आपको घर वाले दे रहे थे और आपने उस 5,000 का एक गुप्त रूप से अपना हिसाब बनाकर लिखा हुआ था और उसे एनालाइज किया अंत में जाकर के कि मैंने सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च किया, आपको अगले महीने की प्लानिंग पहले ही हो जाती है कि यार अपन ने 5,000 में से 1,000 रुपए की तो चाय पी ली, इस 1,000 रुपए की जगह अगर मैं स्टोव और खुद कुछ ले आता तो कुछ बढ़िया होता, चाय की जगह कोई और अल्टरनेट ले आता। अगेन आप बचत के बारे में विचार कर पाते हैं। यानी कि बजट की जो प्लानिंग है ना, वो अपने आप में ऑडिटिंग सिखाती है। कहते हैं कि केवल लिखना यानी अकाउंटिंग करना ही जीवन का एक तरफा राज नहीं है। लोग एक बात बताइए, कभी आपने ये विचार किया है बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अकाउंट्स मैनेज क्यों करती हैं? बड़ी बड़ी मात्रा में अकाउंटेंट्स या सीएस को क्यों बिठाती हैं? ताकि जब साल के अंत में या मंथ के एंड में ऑडिट हो, ऑडिट का अर्थ यही होता है यह जांचना कि हमारा किस क्षेत्र में ज्यादा खर्च हो रहा है और किस क्षेत्र में कम खर्च हो रहा है, क्या बढ़ाने की जरूरत है और क्या घटाने की जरूरत है। वित्तीय प्रबंधन इसी को कहा गया है। पहले अकाउंटिंग करिए और फिर उसकी ऑडिटिंग करिए। ऑडिटिंग का अर्थ होता क्या है? यही कि आपने जो खर्च किया है उसे जांचिए कि कहां खर्च किया। तो अगेन आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना मंथली बजट तय करें। बजट तय कर लिया, उसकी पूरी तरह से लिखा पढ़ी करें और लिखा पढ़ी करके उसे पूरी तरह गोल ओरिएंटेड बनाएं। गोल ओरिएंटेड का मतलब मेरे 5,000 रुपए मुझे क्यों दिए गए हैं, यह विचार करें। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं कि 1,000 रुपए कमरा वाला ले लेगा, 2,500 रुपया मैस वाला ले लेगा, इसके बाद 1,000 रुपए में अपना पूरा मंथ निकालना है। लेकिन इसके अंदर अगर हम अपना लक्ष्य डाल दें कि यदि मैं इसमें लाइब्रेरी की फीस ऐड कर दूं, उसकी जगह कमरा शेयरिंग का ले लूं, अच्छा हो जाएगा। नंबर दूसरा, अगर खाना 2,500 रुपए में टिफिन आता है, यदि मैंने खुद ने कहीं से पैसे मैनेज करके अपने घर पर खाना बनाना शुरू कर दिया तो ये खर्चा बच जाएगा, मैं स्वस्थ रहकर खाना भी खा पाऊंगा और पैसे भी बचा लूंगा। ये जो तरीके हैं ना, ये आप लोगों को खुद से ओरिएंट करने होंगे, यानी अपने लिए गोल आपको खुद से निर्धारित करने होंगे। आपको किसी प्रकार की पेनल्टी ना लगे, इसलिए अपने पेमेंट्स को ऑटोमेट करना चाहिए। यानी कि मेरा मंथ होते ही अगर कहीं पर पैसा जाना है तो उसमें पेनल्टी ना लगे। पेनल्टी ना लगे, अगर मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया तो भी फायदा हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं और विशेष रूप से मेरी ऑडियंस इस बात को इसलिए भी सुने, यदि मेरी ऑडियंस 20 से 25 साल के बीच में है तो वो अपने पेरेंट्स को भी ये सलाह दे सकते हैं। और सलाह देना गलत बात नहीं है। संभव है कि आपके पेरेंट्स फिलहाल के लिए रिएक्ट कर दें कि यार ये हमको ज्ञान क्या दे रहे हो। आप एक बार के लिए जब ठंडे दिमाग से उन्हें बताएंगे कि पापा मैं मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक तरीके से कर रहा हूं, लेकिन आपको एक सलाह समझदारी की क्यों दे रहा हूं, क्योंकि किसी सही आदमी ने कहा है। आप उन्हें सलाह दें कि आपकी कमाई चाहे जितनी भी हो रही हो, उस कमाई के अंदर एक आरडी करा लें आप। अब ये आरडी बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति होती हो, जो बार बार हो सकता हो। उदाहरण के लिए आप 5,000 रुपए की मान लीजिए कमाई करते हैं, अगर आप उसमें से 1,000 रुपए फिक्स कर लें कि मुझे तो ये बैंक में हर महीने डालने ही हैं और इसके लिए मैंने बैंक वालों से कह रखा है कि 15 तारीख को मेरे अकाउंट से ऑटोमेटेड 1,000 रुपए काट लेना। यानी आपका जो ऑटोमेशन है पेमेंट का वो पर मंथ होने लग जाए, दैट इज नॉन एज रिकरिंग डिपॉजिट। क्या सर ये म्यूचुअल फंड्स हैं? नहीं, ये सेविंग है, लेकिन मंथली लेवल पर होने वाली, किस्तों के आधार पर होने वाली, जो कि पुनरावृत्ति में होती है। एफडी का तो क्या होता है, एक बार करा दी। आरडी का क्या होता है, हर महीने आपके अकाउंट से कटते जा रही है। इसका फायदा पता है क्या होता है? आपने 1,000 रुपए की भले ही बचत की हो, लेकिन जब 12 महीने पूरे होते हैं ना तो एक साथ 12,000 आपको मिलते हैं। आप उसका कोई भी बड़ा प्लान कर सकते हैं। यदि आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं, 10,000 रुपए की आरडी करते हैं तो 1,25,00,000 रुपए आपको एक बार में मिलते हैं। हो सकता है आप उसका किसी जगह डाउन पेमेंट करके नई कार खरीद लें। यदि आप 5,00,000 रुपए कमाते हैं, यदि आपने 20% यानी 1,00,000 रुपए की आरडी करा ली, 12,00,000 रुपए विद इंटरेस्ट 12,00,000 और समथिंग आपको मिलेगा। आप किसी घर का डाउन पेमेंट करके एक बार में घर को खरीद सकते हैं। यह आरडी इतनी कारगर चीज है, हम लोग सामान्यतया अपनी सेविंग्स के अंदर इन चीजों को कंसीडर नहीं करते। करनी चाहिए।
इसी प्रकार से आप यदि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके अंदर भी हम आपको विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा भी अर्न करते हैं, अपने घर वालों को सलाह देने की स्थिति में हैं, तो उन्हें आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बता सकते हैं। भविष्य में मैं भी आप लोगों को इनके बारे में चर्चाएं दूंगा, चर्चा आगे भी करेंगे हम। क्लियर? इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें, समटाइम्स आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि मेरी कमाई का इतना हिस्सा कभी काम में नहीं आएगा, मतलब मैंने कमाया इतना तो बचेगा ही बचेगा। यदि आपके पेरेंट्स या आप खुद इस स्थिति में हैं कि उन्हें पता है कि मेरी लाख रुपए की सैलरी के अंदर 10,000 रुपए महीने तो कोई भी मुझसे नहीं लेने वाला, ये तो बचेगा ही बचेगा, तो उसे फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, प्रोविडेंट फंड्स में डाल दीजिए। ये सुरक्षित हैं, भविष्य निधि है जिनका एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड है। इन पर विचार मत करिए, अभी डाल दीजिए, ताकि आप जब कभी रिटायर या बच्चे की पढ़ाई के समय या बच्चे की शादी के समय आपको जरूरत पड़े तो वो पैसा आप निकाल सकें। ये बहुत सीख वाली बातें हैं, समटाइम्स हमें पता भी होती हैं, लेकिन बार बार इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि यदि मैं भूल रहा होता हूं कि मुझे कब यह काम करना था, तो इस प्रकार के सेशंस मुझे वापस उस जगह ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये वही वाली बात है, आपने किसी क्लास में एडमिशन लिया और आपने एडमिशन लिया तो आपको पता है कि भाई पढ़ना है, इसीलिए तो एडमिशन लिया है, लेकिन फिर भी घर वाले हमें क्यों टोकते हैं, अरे पढ़ ले रे, अरे लाली पढ़ ले। ये क्यों बोलते हैं हमको बार बार भाई? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पता तो था हमने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन हम इतना व्यस्त हो गए अन्य कामों में कि हम पढ़ना भूल गए कि पढ़ना भी है। समझ गए आप? ऐसा नहीं है कि आप कमाते हैं तो आपको नहीं पता है कि आपको बचत करनी है। मुसीबत यह है कि हम अपनी व्यस्तताओं में इतने फंस जाते हैं कि कोई अचानक हमें सतर्क कर दे कि हाँ भाई सेविंग करनी है, आप अचानक अरे हाँ यार सेविंग करनी है, मैं वो काम कर रहा हूं। समटाइम्स आप जब गाड़ी सड़क पर चला रहे होते हैं, आपको पता है गाड़ी टकराएगी, लग सकती है, आपके जान भी जा सकती है, फिर भी रोड पर क्या लिखा होता है, ड्राइव केयरफुली। क्यों? उनको नहीं पता सामने वाला गाड़ी चला रहा है तो उसको केयरफुली चलानी चाहिए, अदरवाइज मर जाएगा। पता है। समटाइम्स वो इस भ्रम में भूल गया क्योंकि उसे कहीं और से थ्रिल मिल रहा था, उसे तेज चला के फील आ रहा था। अचानक एक सामने कोटेशन लिखी मिलती है, आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है, एकदम अरे यार मैं तो भूल ही गया था, मेरे बच्चे भी हैं, अचानक आपने गाड़ी धीरे कर ली। यानी हमारे सेशंस कुछ उस तरह के हैं, आप कमाते हैं, आपको पता है कि बचत क्यों जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सेशन आपको दिख गया कि यार सर ने बोला तो था यार ये करना है, तो वो कर लेते हैं। क्लियर? तो आप इस तरह से इसको रेमेडी के रूप में यूज लें तो ज्यादा अच्छा होगा। कोशिश करें कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी लोन लेना ना पड़े। एक तो ये जो क्रेडिट कार्ड नामक बीमारी चल रही है ना, इससे पूरी तरह बच जाएं यदि संभव हो तो। अगर करना है उपयोग तो इतना स्मार्टली उपयोग करो कि क्रेडिट कार्ड वाला भी कहे यार भाई साहब क्या दिमाग लगाया इस आदमी ने। आप पूछेंगे कैसे? देखिए दो तरीके हैं इसमें। क्रेडिट कार्ड नामक बीमारी से बचने की सलाह क्यों देता हूं? क्योंकि आप लोग उसका गलत उपयोग करने लगते हैं। कैसे? कि यार 45 दिन का इसके अंदर पीरियड मिला हुआ है, पैसा निकाल लो, काम में ले लो, 45 दिन बाद तक चुका देना, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। फिर आपके दिमाग में यह सवाल भी आना चाहिए, तो यार ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? क्रेडिट कार्ड देने वाले आपकी गलतियों से। उन्हें पता है बेटा कि तेरे को हम ऐसी आदत डाल देंगे कि तू 40 दिन में जो पैसा जमा कराता है, एक दिन तो ऐसा महीने में तू चढ़ेगा हमारे हत्थे कि तू 40 की जगह 45 दिन क्रॉस कर जाएगा। और जिस दिन तू क्रॉस कर गया ना बेटा, ऐसा सिबिल बिगाड़ेंगे तेरा, इतना ब्याज ठोकेंगे कि तू क्रेडिट कार्ड यूज करना भूल जाएगा। भाई साहब परसेंटेज मल्टीपल्स में चली जाती है ब्याज की, 36% तक पैसे की ब्याज निकाल लेते हैं ये। पता भी नहीं चलता कि यार ये गलती मुझसे कब हो गई। आपका पूरा की पूरा निकाल लिया हिसाब। समझदार व्यक्ति वही है जो क्रेडिट कार्ड में भी ऑटोमेशन का मोड रखे कि इस दिन अपने आप पैसा जमा होता रहे। वो समझदार व्यक्ति है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय पहले तो अपनी कमाई देखे। क्रेडिट कभी भी ले, लेकिन क्रेडिट को अपनी हैसियत से ज्यादा ना लें, यानी कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कभी ना करें। यह सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। कैसे संभव है साहब? ये संभव है साहब, आज आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लॉगिन जरूर हो रखा है। साल भर में आपको 2 मूवी देखनी थी, आपने अमेजन प्राइम का 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लिया, नेटफ्लिक्स का 2500 का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए, कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन आप लिए पड़े हैं। मुश्किल से साल भर में 20 मूवी या सीरियल देख पाए आप, लेकिन फिर भी आपने हजारों रुपए अटका के डाल दिए। और तो और आप उनको निकालना भूल गए। होता क्या है समटाइम्स कि मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया,
लेकिन मंथली लगा करके वो लोग समझदार हैं। आप कभी भी अगर इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेते हैं, वो आपसे आपकी पूरी कार्ड डिटेल्स वगैरह सब डलवाते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको याद नहीं रहेगा लेकिन उन्होंने मैकेनिकल कर दिया, वो टेक्निकल कर दिया सारा काम। हर महीने ऑटोमेटिक आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका मंथली पैसा कटता जा रहा है और आप हर बार रिग्रेट कर रहे हैं, यार मैं निकालना भूल गया था। आप भी टेक्नोलॉजी का यूज करें, आप भी खुद के लिए ऐसे अलार्म सेट करें कि इस दिन मेरा अमेजन का सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, मुझे लॉग आउट कर देना है। ये तरीके हैं, यानी कि आप कमाएं या फिर खर्च करें, लेकिन खर्च करते समय अगर आप स्मार्टनेस दिखा गए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज बनती है। आप इसका उपयोग करें। और जब आप इतना प्यार मुझे दे ही रहे हैं ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को शेयर करने में, वीडियो को लाइक करने में मुझे ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? आप मेरी भी सेविंग और मेरे भी प्यार को थोड़ा साझा करें ना यार। इतना तो आपसे उम्मीद की जाती है, कर दीजिए एक बार दम लगाकर, क्योंकि चैनल नया है, आप ही को अपने परिवारजनों तक पहुंचाना है। मैं ये कह रहा हूं ना, ये एक ऐसा चैनल होने जा रहा है जो आप अपने परिवारजनों के साथ बैठकर तसल्ली से देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कमाने के और बचाने के सारे तरीके आपसे डिस्कस किए जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। और समटाइम्स आपके साथ क्या होता है ना जी, आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। मोटिवेटेड से मतलब, यार मेरे को ना ये जीन्स पसंद आ रही है, या मेरे को ये फोन पसंद आ रहा है, भाई साहब चाहिए अपन को, तो हमका तो चाहिए और बाल चाहिए। और भाई साहब वो चाही का केस ऐसा आपके अंदर क्यूरोसिटी पैदा करता है कि आप अपनी लगाम छोड़ करके उसको लेने पहुंच जाते हैं बाजार में कि दे दो यार हमको, तो ये जेब से रोकड़ा निकाला नहीं है तो साहब क्रेडिट कार्ड निकाला, भाई साहब दे दो। ये जो एकदम आने वाला जो झटका है ना आपके, क्राइम की भाषा में ये सबसे खतरनाक चीज है। जब क्राइम्स की बात की जाती है ना, तो कहा जाता है कि क्राइम स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। यदि वो क्षणिक या वो क्षण क्रॉस कर दिया जाए तो ना इस दुनिया में किसी का मत कत्ल हो, ना कोई व्यक्ति कभी सुसाइड करे। यानी कि किसी भी क्राइम की स्टोरी को उठाकर अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 90 मैक्सिमम %, मैं परसेंटेज में कोट इसलिए नहीं करना चाहता, मेजॉरिटी क्राइम कैसे होते हैं, क्षणिक। यानी कि क्रिमिनल से जब यह पूछा जाता है कि यदि तुम उस समय कंट्रोल कर जाते तो कैसा बच जाता, यदि तुम उस समय कंट्रोल कर जाते तो। कई बार जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं वो केवल इसलिए बच जाते हैं कि अचानक कोई उस समय घर की घंटी बजा देता है। वो अचानक घर की घंटी बजा देता है ना, उनका ध्यान बढ़ जाता है और उन्हें रियलाइज होता है, अरे यार ये मैं क्या कर रहा था। ये बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे टेस्टिमोनियल पढ़े, आप ऑनलाइन पढ़िएगा। शॉपिंग भी एक ऐसा ही अटेम्प्ट है जो कि आपको डोपामाइन देता है, आपको थ्रिल देता है कि वाह मजा आ गया यार, क्या गजब चीज खरीद ली, फील गुड कर रहे हैं, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, यार इसकी तो प्लानिंग ही नहीं थी। क्या कभी आपने सोचा कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी भी बड़े शोरूम में जाते हैं, आपके सामने वो इतनी सारी चीजें सामने क्यों रखता है? आप कभी विचार करिए। मैंने कल परसों आपको डीमार्ट की कहानी सुनाई थी, क्या कभी सोचा डीमार्ट सक्सेसफुल कैसे हुआ? मैं बताता हूं कैसे सक्सेसफुल हुआ, उसकी केस स्टडी किसी दिन लेंगे आपके सामने कि डीमार्ट सक्सेसफुल क्या हुआ, क्या तरीके हैं इस मॉल कल्चर के सक्सेसफुल होने के। इनका तरीका है कि जब आप किसी किराने की दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, आप उससे कहते हैं भैया 1 किलो चीनी देना, 1 किलो चावल देना। आप 1 किलो चीनी 1 किलो चावल बोलकर सामान खरीद कर ले आते हैं। लेकिन जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में एंट्री करते हैं, वो आपके सामने दिखाता है 1600 रुपए को काट करके 1000 रुपए। टेम्पटेशन जगह, आपको लगा आहा खर्च नहीं, मैं तो बचत कर रहा हूं, और जब आ ही गया हूं तो मैं 100 का माल क्यों खरीदूं, मैं तो 500 का खरीदता हूं। इसलिए ये लोग जब बिल बना के देते हैं, आपको नीचे लिख कर देते हैं नेट सेविंग। सोचिए कि इन्होंने आपकी जेब से पैसे खर्च करा लिए, आपकी प्लानिंग से ज्यादा पैसा खर्च कराने के बावजूद भी आपका बिल उठाकर नीचे देखें, वहां लिख कर देता है नेट सेविंग इतना रुपया। आप माथा पकड़ लेते हो, अरे यार मैं कितना इंटेलिजेंट हो गया, मैंने कितना पैसा बचा लिया। आप घर वालों को कह रहे हो अरे फलानी जाके जैसे जाके सामान लेना, अरे उस जगह जाके सामान लेना, बोले क्या, बोले इतना पैसा बचता है। अबे मूर्ख, खर्चा तेरे को 1000 करना था, तू 5000 करके आ गया, उसको कहां से एडजस्ट करेगा? उसने तेरे सामने डिस्प्ले में घुसते ही कई तरह के चिप्स, कई तरह के बिस्किट, कई तरह की नमकीनें लगा रखी हैं। आते जाते आप तो इतने अमीर हो जाते हैं, 5 पैकेट ये ले ले, 10 पैकेट ये ले ले, ये नमकीन रख ले, ये ले ले। उसको पता है भाई, क्योंकि जीभ लप लपाती है, स्वाद चढ़ने लगता है, खाने पीने के आइटम वो काउंटर के सामने रखता है। आपका दिमाग टेम्पटेशन में कंट्रोल नहीं कर पाता है, आप धड़ाधड़ रख लेते हैं कि अरे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। बेवकूफ नहीं है, वो आपकी मानसिकता को रीड कर चुके हैं। इस मानसिकता से आपको बचना है। यदि आपको अत्यधिक आवश्यकता है
कोशिश करिए कि आवश्यकता को 1 महीने का इंतजार कराएं। 1 महीने में आपको ना तो वो ट्रेंड चला जाएगा और ना ही बिना 1 महीने पहले आप किसी कपड़े के बिना नग्न घूमेंगे। अगर आप 1 महीना कंट्रोल कर गए, आपको अचानक रियलाइज हो जाएगा कि क्या वाकई में जरूरत थी। बस भावनाओं को पकड़ना ही मार्केटिंग का सबसे बड़ा तरीका है। यानी 30 डे इंतजार का नियम अपना लें कि मुझे 30 दिन तक इंतजार करना है। मुझे अचानक फोन की जरूरत याद आई, यार फोन लेना चाहिए यार, देखा कितना जबरदस्त फोन है। कभी भी आप देखिएगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको डिस्प्ले ऐसा दिखाएंगे इतना पैसा बच रहा है। अरे मेरी जेब से जा रहा है यार, तू बता रहा है जब बच रहा है, कहां से बच रहा है? पहाड़ खोद के दे रहा है पैसा, मेरी जेब का पैसा है भाई। मुझे दिखा क्यों रहा है बच रहा है? प्रेजेंटेशन का तरीका देखिए। तो 30 डे इंतजार करिए। मार्केटिंग के अंदर कीप काम एंड सेव मनी इज द कंसेप्ट। यदि आपने मार्केट में जाने से पहले यदि ये दिमाग में रख लिया तो आप बच जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट 11 नियम है, उनमें अभी कौन सा नियम है मुझे याद नहीं है, सीक्वेंस में चल रहे हैं। सोच विचार कर आप उधार लें। सोच विचार कर उधार का मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि यदि आपको जरूरत है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत आ पड़ी है, आप उसके सारे प्लस माइनस विचार करिए कि क्या मैं इस पैसे को लेने के बाद चुकाने की स्थिति में रहूंगा? क्या मैंने चुकाने के लिए अपने अगले बार के हिसाब को कंपेयर कर पाऊंगा? देखिए, आपातकालिक परिस्थिति के अंदर सारी चीजें माफ हैं। अचानक आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, आपको सेहत का नुकसान हो गया, घर में नुकसान हो गया, तब उधार लेना समझ में आता है। लेकिन मुझे उधार लेना, यार सुन भाई, मेरे को ना यार जयपुर जाना है, या फिर मेरे को ना घूमने के लिए यार साउथ नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, यार मेरे को पैसे दे दे यार। भाई तेरे लग्जरी को कंट्रोल कर ले यार। घूमना अर्जेंसी है क्या तेरी? जब हो जाए तब चला जाना। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं, घूमना का शौक निभाना है लेकिन कर्जा लेके निभाना है। समझदारी नहीं है जनाब। और अगर है ना तो इसके अंदर तरीका बदल दीजिए। अगर आप एसी से जा रहे हैं तो स्लीपर से चले जाइए। अगर आप 5 स्टार में रुक रहे हैं तो आप किसी बजट होटल में रुक जाइए। आप बजट होटल में रुकने की हैसियत रखते हैं, आपको पैसे बचाने हैं, कहीं हॉस्टल में रुक जाइए, किसी धर्मशाला में रुक जाइए। अगर घूमने की इतनी ही तलब मच रही है तो लग्जरी को ना उधार में ना जिए। अगर आपको कभी ये लगता है कि यार अपन को ना भाई घूमने जाना है, तो घूमने जाने पे फोकस होना चाहिए। फिर इस पर नहीं, जाऊंगा फ्लाइट से रुकूंगा, 5 स्टार में खाऊंगा भाई साहब बढ़िया माल, तब जाकर घूमूंगा। इसका मतलब आप घूमने थोड़ी जा रहे हैं, विलासिता करने जा रहे हैं। विलासिता के पैसे हैं तो जाइए ना। किसी से लाख रुपया उधार लेकर मैं गोवा घूमने जाऊं तो ये बेवकूफी है भाई। मुझे घूमने जाना है, जाओ ना आराम से, 500 रुपए का टिकट, देश में कहीं से भी बैठ जाओ, आपको स्लीपर उसका जनरल का मिल जाएगा। जनरल बोगी में बैठकर आप गोवा पहुंचिए आराम से। रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी आपको जगह ऐसी मिल जाएगी जहां रहने का खर्चा आप मुश्किल से 1000 रुपए में, क्या 5000 रुपए के अंदर पूरा 15 दिन रह लीजिए। बढ़िया व्यवस्था है, खूब सारी जगह, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, रहिए, घूमिए फिरिए, वो कोई ना कोई आपको खाना भी खिला देगा। आप आराम से 10,000 रुपए में पूरा गोवा घूम के आ जाएंगे। लेकिन मैं तो फ्लाइट से जाएगा। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप खर्चा किसी और का कर रहे हैं और फिर उसको चुकाने के लिए जिंदगी बिता रहे हैं। ये समझदारी नहीं है। इसलिए उधार सोच समझ कर लें, एक प्रॉपर रणनीति बनाएं कि मैं कैसे इस काम को करने वाला हूं, ठीक है। और अपने आप को चैलेंज करते रहें सेविंग के नाम पर। कैसे? सेविंग के लिए अपने आप को चैलेंज ऐसे करें कि यदि मैंने लास्ट मंथ 10% की अपनी सेविंग की थी तो इस बार 20% की सेविंग करूंगा, अगली बार 30 की करूंगा। सेविंग को आप प्रमोट करें, अपने आप को चैलेंज करते रहें और अपने पैसे की पूरी तरह हिफाजत करें। पैसे की हिफाजत के लिए जितने भी प्रकार के बीमा है, जबरदस्ती का बीमा नहीं। पता चल रहा है कि फोन का बीमा भी ले लिया, चलो वो आपके नजरिए में ठीक हो सकता है, लेकिन बीमा के नाम पर यह नहीं कि साहब इसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, अभी बचा लो, बाद में इकट्ठा पैसा इतना। बस दो बीमा हो गए बहुत। मर जाए तो घर वालों को कुछ मिल जाए, बीमार हो जाए तो हमको कुछ मिल जाए, इतना ही बहुत है भाई। उसके बाद हम कहीं और लगा लेंगे। तो सुरक्षा के ऊपर पूर्ण फोकस करें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सबने इतना पेशेंस के साथ मुझे सुना है तो अपना प्यार देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसीलिए आप सभी का थैंक यू फॉर वॉचिंग BBK बातें बाजार की। और अपने सेशन को इसी तरह प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके ही मोटिवेशन से इस कार्य को शुरू किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।